आज की करंट अफेयर की क्लास में बच्चों हम बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम लोग यूनेस्को को पढ़ेंगे। इसके साथ साथ और अवार्ड्स वगैरह भी देखूंगा, कुछ मिसलेनियस चीज़ें भी हम लोग जो हैं वो आज पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए आज समझते हैं फटाफट से। सबसे पहले इंदौर और उदयपुर। इंदौर आप लोग जान चुके हैं, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहता है न्यूज़ में, बिकॉज इंदौर जो है लगातार छठी बार इंडिया की क्लीनिस्ट सिटी यानी सबसे स्वच्छ शहर के रूप में घोषित किया गया था स्वच्छता सर्वेक्षण में। ठीक है, और इंदौर है मध्य प्रदेश में। इसके अलावा जो आपका दूसरा शहर है वो है उदयपुर, जिसको झीलों का शहर भी कहा जाता है, सिटी ऑफ लेक भी इसको कहा जाता है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, ये राजस्थान में पड़ता है। अगर हम बात करें बच्चों तो ये चर्चाओं में क्यों है ये मैं आपको बता देता हूँ। चर्चाओं में इसलिए हैं क्योंकि इंदौर और उदयपुर, आप लोग याद रखेंगे, इंदौर और उदयपुर को दोनों को किसने, यूनेस्को ने। ठीक है, किसने बच्चों, यूनेस्को ने। आप लोग याद रखेंगे यूनेस्को। यूनेस्को ने क्या कर दिया है, वेटलैंड सिटी के रूप में मान्यता दे दी है, इंटरनेशनल वेटलैंड सिटी के रूप में मान्यता दी है। ठीक है, एक एक फैक्ट को समझ लेना, हो सकता है याद हो जाए इसी क्लास में, लिखने की जरूरत ना पड़े। तो किसको दिया है हाल ही में, इंदौर और उदयपुर को किसने दिया, यूनेस्को को। अभी यूनेस्को को भी जानेंगे हम, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन इसको कहते हैं। ठीक है, अब तक दुनिया में 31 शहरों को इसमें शामिल किया गया है। 31 सिटीज ऑल ओवर द वर्ल्ड को वेटलैंड सिटी के रूप में शामिल किया गया है। ठीक है, ये आप लोग जो है याद रखेंगे। अब क्या है इसको समझ लेते हैं। इंदौर को क्यों किया गया, स्वच्छ भारत अभियान के तहत, ये आप लोग याद रखेंगे, इस ग्राउंड पर किया गया। और जबकि उदयपुर को क्यों, झीलों के शहर के रूप में, क्योंकि झीलों के कंजर्वेशन ऑफ लेक को लेकर, झीलों के संरक्षण को लेकर इस शहर ने काफी काम किया है। तो इसलिए दोनों की ग्राउंड नोट कर लेना, इसलिए यूनेस्को ने इनको वर्ल्ड वेटलैंड सिटी के रूप में घोषित किया है। अब क्वेश्चन ये है कि वेटलैंड होती क्या है, हमारे दिमाग में एक क्वेश्चन यही आएगा, व्हाट इज वेटलैंड। तो बच्चों वेटलैंड कहते हैं या तो समुद्र के किनारे, या नदियों के किनारे, या झीलों के किनारे, ऐसे क्षेत्र जहां पर पानी भरा रहता है, दलदली क्षेत्र। ठीक है, ऐसे क्षेत्रों को वेटलैंड्स जो है वो कहा जाता है। तो आप लोग याद रखेंगे, समुद्र के किनारे, झीलों के किनारे, नदियों के किनारे, जहां पर वर्ष भर पानी भरा रहता है। और ऐसे पानी में, ऐसे कीचड़ वाले एरिया में या पानी वाले क्षेत्रों में क्या होता है, जहां पर नमी रहती है, तो वहां की जो बायोडाइवर्सिटी है, वेजिटेशंस है, उससे और डिफरेंट टाइप्स की वेजिटेशंस, वनस्पतियां तो उगती हैं, इसके साथ साथ डिफरेंट टाइप के इंसेक्ट्स, जो कीट मकोड़े होते हैं, छोटे छोटे पक्षी होते हैं, उनको भी बहुत बड़ा फायदा होता है। जो पंछी होते हैं, बर्ड्स होते हैं, उनको भी फायदा होता है। और इसके साथ साथ फायदा होता है ऐसे एनिमल क्रिएचर जो पानी में रहना पसंद करते हैं, कभी पानी में कभी दलदल क्षेत्र में, जैसे मेंढक हो गया, कछुआ हो गया, इस तरीके से। ठीक है, तो ये आप लोग याद रखेंगे। अब आगे हम लोग इसको फटाफट से जो है पढ़ लेते हैं। ठीक है, इसके बाद करें, मैं यहाँ पर लिखा है ये जो है यूनेस्को ने ये जो प्रोग्राम है कब से चालू किया था, तो ये प्रोग्राम यूनेस्को ने 2000 क्या किया था, 15 से स्टार्ट किया था। ठीक है, याद रखेंगे। अब रामसर क्या है, रामसर कन्वेंशन क्या है, दो चीजें यहाँ पे याद रखेंगे बच्चों। रामसर कन्वेंशन की बात करें हम लोग, तो ये रामसर एक सिटी है, ये पड़ती है ईरान में। तो यहाँ पर ऐसे क्षेत्रों को बचाने के लिए, वेटलैंड क्षेत्रों को, एरियाज को वेटलैंड कैटेगरी में डालने के लिए 1971 में एक कन्वेंशन होता है, ये याद रखेंगे। तब से ही भारत समेत विश्व में ऐसे क्षेत्रों को, यहां पर एरिया की बात हो रही, नॉट सिटी, ये कंफ्यूजन मत करना। ये जो न्यूज है विच इज रिलेटेड टू द सिटीज, और जो मैं बता रहा हूं वो एरिया की बात बता रहा हूं, जहां पर शहर नहीं होते। तो जहां पर शहर नहीं, उनके लिए रामसर सिटी में ईरान के 1971 में एक कन्वेंशन हुआ। और भारत में अब तक जो रामसर कन्वेंशन के तहत वेटलैंड घोषित की जा चुकी हैं, तो वो टोटल हैं 85।
टिल नाउ, यानी जब मैं पढ़ा रहा हूं आप लोगों को, ठीक है, कितनी 85। और भारत के 2 शहर इंदौर और उदयपुर वेटलैंड सिटी की कैटेगरी में, नॉट वेटलैंड एरिया, वेटलैंड सिटी की कैटेगरी में है, ये आप लोगों को याद रखना है, ठीक है, किसी को कोई दिक्कत नहीं। और वेटलैंड सिटी घोषित करने का कब से स्टार्ट हुआ, ये तो एरिया घोषित करने का, क्षेत्रफल घोषित करने की बात हुई, जो नेचुरल एरियाज होता है, ये हुआ है सिटीज घोषित करने का यूनेस्को ने 2015 से, ठीक है। एक 12th कन्वेंशन हुआ था, वेटलैंड कन्वेंशन, जहां पर शहरों को भी वेटलैंड की मान्यता देने का प्रोग्राम स्टार्ट किया गया था। यहां तक मुझे सारे बच्चे प्लीज रिप्लाई कर दीजिए कि आप लोगों को समझ में आ गया है या नहीं आ गया, ठीक है। सानू कह रही है सर वेटलैंड सिटी और एरिया में क्या फर्क है। वेटलैंड सिटी का मतलब जहां वेयर लिव द पीपल्स, जहां पर हम लोग रहते हैं शहर के रूप में, और एरिया मतलब कि वहां पर हम लोगों का इतना रहना वहना नहीं है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे समुद्र के किनारे, नदियों का किनारा वाला क्षेत्र, वहां पे छोटे मोटे गांव होंगे बट शहर नहीं होगा, इस तरीके से दलदली क्षेत्र। जैसे सानू शायद आप बिजनौर से हैं, तो बिजनौर में देखेंगे तो हैदरपुर वेटलैंड है, जो बैराज का पुल है उससे ऊपर का क्षेत्र, बिजनौर सिटी 25 किलोमीटर अंदर, लेकिन बैराज से ऊपर का क्षेत्र जो हैदरपुर का क्षेत्र है, छोटे मोटे गांव तो हैं बट वो पूरा का पूरा जंगल जंगल क्षेत्र है, ठीक है। ये आप लोग आई होप समझ गए होंगे, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं बच्चों, थोड़ा आगे देखते हैं एक एक करके, आगे देखते हैं यूनेस्को क्या है। तो यूनेस्को की फुल फॉर्म आपके प्री में मेंस में आपके एग्जाम में आती है। तो यूनेस्को की फुल फॉर्म सारे बच्चे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे जल्दी से, यूनेस्को। तो यूनेस्को की फुल फॉर्म होती है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है, ये आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। ये कब बना था भाई, 1945 को बना। इसका मुख्यालय कहाँ है, पेरिस। और पेरिस आपको पता होना चाहिए बच्चों फ्रांस की राजधानी है, सीन नदी पर बसा है। और इस बार वहां पर 32 क्या हुए थे, ओलंपिक्स गेम्स हुए थे, ठीक है, ये आप लोग याद रखेंगे, क्लियर। और ये अगर आपसे कोई पूछे भाई यूनेस्को का ऑब्जेक्टिव क्या है, तो यूनेस्को का ऑब्जेक्टिव क्या है भाई, यूनेस्को का ऑब्जेक्टिव है एजुकेशन, साइंस, कल्चर, इन तीनों के माध्यम से, इन तीनों को सेंटर में रख के देशों के बीच जो मेंबर्स, देश का मतलब कंट्री मतलब मेंबर्स के बीच में आपसी समझ मतलब म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग और सहयोग मतलब कॉरपोरेशन को स्ट्रॉन्ग करना है, बना के रखना है। बात क्लियर हो गई। अगर यूनेस्को मेंस में लिखने के लिए आ गया तो बस आपको इतना ही मेंस में लिखना होता है, क्लियर। आगे बढ़े, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए यहां पे नोट में लिखा है देखो, 1971 में 1971 में ईरान के रामसर शहर में अंतरराष्ट्रीय कन्वेंशन और ट्रीटी पे जो है क्या हुआ बच्चों, एक समझौता हुआ। और 1975 में जो रामसर कन्वेंशन है वो भाई लागू हुआ था, एनफोर्स हुआ था, ये आप लोग जो है याद रखेंगे। 1975 में जो मैंने रामसर कन्वेंशन बताया ना आपको, वो लागू का हुआ, एनफोर्समेंट का हुआ 1975 में। बात क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं। अब क्वेश्चन ये आता है कि भारत ने इस कन्वेंशन को कब शामिल हुआ, भारत कब शामिल हुआ इस कन्वेंशन में, तो ये याद रखेंगे 1 फरवरी 1982 को, ठीक है, हस्ताक्षर किए, सिग्नेचर किए। और याद रखेंगे हर साल एवरी ईयर 2 फरवरी को दुनिया भर में वेटलैंड डे मनाया जाता है। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं भाई। तो यहां से एक क्वेश्चन ये बन सकता है कि वेटलैंड डे कब होता है, 2 फरवरी। 1 फरवरी को भारत ने सिग्नेचर किए, 1971 में कन्वेंशन हुआ, एनफोर्स से 1975 में हुआ। एक बार दोबारा से पूरे डेटा को पढ़ लेते हैं। कन्वेंशन कब होता है, 71 में, एनफोर्समेंट 75 में। भारत की बात करें तो भारत ने कब स्वीकार किया, 1 फरवरी 1982 में। और दिवस कब मनाते हैं, 2 फरवरी को। ये डेटा ही है जो आपको याद नहीं होता होगा, परेशान हो, थोड़ा इस पे दिमाग लगाइए सारे बच्चे। 71 में कन्वेंशन,
75 में एनफोर्समेंट, 1 फरवरी 1982 भारत ने सिग्नेचर करे, और 2 तारीख को पूरे वर्ल्ड में वेटलैंड डे मनाए जाते हैं। किसी साथी को कोई दिक्कत तो नहीं भाई, जल्दी से बता दीजिए। इसके बाद है, ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया, ये टॉपिक कंप्लीट हो गया है। अब है हमारा दूसरा टॉपिक, खेलो इंडिया शीतकालीन खेल। ठीक है, तो खेलो इंडिया शीतकालीन खेल मतलब खेलो इंडिया विंटर गेम्स। इंग्लिश मीडियम वाले क्या रखेंगे, खेलो इंडिया विंटर गेम्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले ये मैं आप लोगों को बता दूं, ये भारत के एकमात्र ऐसे गेम्स हैं जो 2 फेज में होते हैं। ठीक है, 2 फेज में। अभी इसका पहला फेज कंप्लीट हो चुका है और दूसरा फेज स्टार्ट होगा फरवरी में। ठीक है, तो मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि ये जो मैं टॉपिक आपको पढ़ाऊंगा, ये अभी आधा पढ़ाऊंगा 25 फरवरी के बाद, ये तब जाके कंप्लीट होगा। तो जब इतना पढ़ लेते हैं, जितना कंप्लीट होगा उससे रिलेटेड एग्जाम की डेट्स, जो एग्जाम से रिलेटेड टॉपिक्स हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो टॉपिक का नाम है बच्चों खेलो। अब कौन खेलेगा, इंडिया खेलेगा। और तो पूरा टाइटल नेम क्या है, शीतकालीन मतलब विंटर गेम्स, यानी भारत के लोग अब विंटर में, सर्दियों में खेलने वाले जो गेम्स होते हैं उन खेलों को लेकर एक प्रतियोगिता, एक टूर्नामेंट का आयोजन किया जाता है जिसका नाम है खेलो इंडिया विंटर गेम्स। अब आप लॉजिक लगाइए, विंटर गेम्स है मतलब शीतकालीन खेल हैं, तो कहां होंगे, जहां पर सर्दियां होंगी, जहां पर बर्फ होगा। इसमें कौन कौन से खेल शामिल हैं पहले समझ लीजिए। अब देखो, जहां बर्फ होगा तो वहां कौन कौन से गेम हो सकते, भाई वहां क्रिकेट तो खेल नहीं सकते आप, फुटबॉल तो खेल नहीं सकते, ना हॉकी खेल सकते, तो आप वहां क्या खेलेंगे, आइस हॉकी खेलेंगे। वहां पर क्या खेलेंगे, आइस स्केटिंग खेलेंगे, जो मतलब बर्फ पे जो स्केटिंग करते हैं। ठीक है, फिर स्कीइंग खेलेंगे, बर्फ मतलब इस तरह से जो होता है फिरना। ठीक है, या स्नोबोर्डिंग खेलेंगे। तो ऐसे प्रदेशों में जहां पर बर्फ पर जो आइस होती है उस पर जो गेम आयोजन किए जाएंगे, दैट इज कॉल्ड विंटर गेम्स, और इनका भारत के नाम पे याद रखा गया है खेलो इंडिया गेम्स। बात क्लियर। तो अब इसको एक एक करके पढ़ लेते हैं, इससे रिलेटेड फैक्ट पढ़ लेते हैं। ठीक है, चलिए। अब यहां पर क्या होगा बच्चों, हमारे केंद्रीय मंत्री हैं डॉक्टर मनसुख मंडाविया। इन्होंने क्या करा, खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 का उद्घाटन किया। पहले तो आप लोग याद रखिए, और ये कौन है, मनसुख मंडाविया। ये हैं भारत के एट दिस टाइम स्पोर्ट्स मिनिस्टर, यानी खेल मंत्री, आप लोग याद रखेंगे। इसके साथ साथ इनकी शुरुआत कहां से हुई बच्चों, इनकी शुरुआत हुई है लद्दाख से। और लद्दाख की राजधानी क्या है बच्चों, लद्दाख की राजधानी है लेह, ये आप लोग याद रखेंगे। और लद्दाख यूटी कब बना था, 31 अक्टूबर 2019, ये आप लोगों को याद रखना है। और लेह कौन सी नदी के किनारे पर बसा है, वो बसा है इंडस रिवर पर। ठीक है, ये बेसिक इंफॉर्मेशन मैंने ऐड ऑन कर दिया। अब क्वेश्चन ये है कि जो खेलो इंडिया गेम्स हैं वो लद्दाख में तो हुए, लेकिन एडिशन कौन सा है, कौन सा संस्करण होगा ये, तो वो होगा 5th, यानी 5वां एडिशन हो गए। बात क्लियर। अब इसमें ये 2 पार्ट्स में होता है, मैंने पहले ही कहा था जब ये लेक्चर स्टार्ट किया था कि ये 2 फेजेस में होगा, फर्स्ट पार्ट एंड सेकेंड फेज। तो अभी जो कंप्लीट हुआ है ये वाला कंप्लीट हुआ है, तो इसमें पढ़ लेते हैं। इसमें क्या है कि इसमें भाग ले में राज्य, केंद्र शासित प्रदेश, साथ में कुछ इंस्टीट्यूशनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ 19 टीमों ने भाग लिया है। टोटल 19 टीमों ने भाग लिया, और दूसरी बार ये लद्दाख में होगा, सेकेंड टाइम ये लद्दाख में होगा। ठीक है, इसमें यहां पर क्या होगा, आइस हॉकी होगी केवल और आइस स्केटिंग होगी, बस 2 गेम्स यहां पर होंगे। क्योंकि मेन चीज है ना, बर्फ भी होनी चाहिए ना, तो भाई बर्फ होगी, तो लद्दाख के लेह को चुना गया आइस हॉकी के लिए और आइस स्केटिंग के लिए। तो 2 गेम्स के लिए किसको चुना गया, लद्दाख को। ठीक है, बात क्लियर। कौन सा गेम है,
5वें नंबर का एडिशन हो रहा है। लद्दाख में कितनी बार हो चुके हैं? दूसरी बार मेजबानी करेगा। टोटल टीमें कितनी है? 19 टीमें। टोटल खेलो इंडिया गेम्स का एडिशन क्या है? 5th एडिशन है, 5वां संस्करण। तो यहां तक याद हो गया। चलिए, इसके बाद है जम्मू कश्मीर में अब अगला, और इसकी डेट याद कर लेना बच्चों, 23 जनवरी से 27 जनवरी आयोजन की तिथि, 23 से 27। ठीक है, क्लियर? 27 तो कल ही थी ना शायद, तो 23 से 27 जनवरी तक ये हो चुके हैं। अब अगला पार्ट स्टार्ट होगा। ठीक है, स्कीइंग जैसे बर्फ का खेल, जो अदर गेम्स हैं आपके, स्नोबोर्डिंग, स्कीइंग, ये होंगे 22 से 25 फरवरी में, लेकिन होंगे कहां? जम्मू एंड कश्मीर में। कहां पर होंगे भाई? जम्मू कश्मीर में। ठीक है, इनके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं फटाफट से। देखिए, खेलो इंडिया यूथ गेम्स, अगर हम बात करें, खेलो इंडिया शीतकालीन विंटर गेम्स, सॉरी खेलो इंडिया विंटर गेम्स देखें तो इनका उद्देश्य क्या है? ऑब्जेक्टिव, ये मेंस के हिसाब से भी बनाया बच्चों, तो इनका ऑब्जेक्टिव, सीधा सीधा ऑब्जेक्टिव आप लोग लिख लेना, जो बर्फीले क्षेत्र होते हैं, जो आइस एरियाज होते हैं, जहां पर बर्फ पड़ती है, वहां पर जो खेल हैं, जो खिलाड़ी हैं, उनको प्रमोट करना, उनको और इंगेज करना, इस तरह का उद्देश्य होता है, ताकि और ज्यादा से ज्यादा खिलाड़ियों को बढ़ावा मिल सके। बात क्लियर? ऑब्जेक्टिव बहुत क्लियर है, इसका याद रखेंगे। और इनकी शुरुआत हुई थी बच्चों 2020 से। कब हुई थी? 2020 से इन गेम्स की शुरुआत हुई थी। ठीक है, बात क्लियर? इसमें कौन कौन से खेल शामिल हैं भाई? कौन कौन से खेल शामिल हैं? इसमें है आइस हॉकी, आइस स्केटिंग, स्कीइंग एंड स्नोबोर्डिंग। तो ये 4-5 खेल हैं, इनके नाम आप लिख सकते हैं। ठीक है, क्लियर? अब क्वेश्चन ये है, खेलो इंडिया कार्यक्रम, ये मेंस में आ सकता है आप लोगों को, और कहेगा राइट ए शॉर्ट नोट्स ऑन खेलो इंडिया प्रोग्राम। तो खेलो इंडिया प्रोग्राम क्या है? जो हमने अभी पढ़ा, खेलो इंडिया विंटर गेम्स, ये खेलो इंडिया प्रोग्राम का ही पार्ट है। खेलो इंडिया प्रोग्राम, इट इज अ वाइड प्रोग्राम विच इज रिलेटेड टू द स्पोर्ट्स टूर्नामेंट, और ये 2017 से भारत में लॉन्च किया गया डिफरेंट कैटेगरी में। जैसे विंटर गेम्स होंगे, यूनिवर्सिटी गेम्स होंगे, यूथ गेम्स होंगे, तो इनका पार्ट होता है। इसको खेल मंत्रालय कराता है भारत में स्पोर्ट्स एक्टिविटी को और प्रमोट करने के लिए। बात क्लियर? तो आप लोगों को ना ये मेंस में लिखने के लिए आ सकता है बच्चों, ये टॉपिक खेलो इंडिया प्रोग्राम का ही ये छोटा सा पार्ट है, अभी समझ में जाएगा आप लोगों को, बट ये मेंस के लिए लिख लेना आप लोग, कि मेंस में आप लोगों को आ सकता है लिखने के लिए। बात क्लियर? अब इसको पढ़ लेते हैं भाई, ये है क्या। तो ये 2017 में तो इसकी शुरुआत हुई थी। बात क्लियर? मतलब इट वाज लॉन्च इन 2017। और किसने करी थी? ये भी आप लोग लिख लीजिए, वही आप स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ने करी थी। इसका ऑब्जेक्टिव कितना है? इसका ऑब्जेक्टिव ये है, स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो कल्चर है, स्पोर्ट कल्चर्स को प्रमोट करना डिफरेंट कैटेगरी में। अभी कैटेगरी भी बताऊंगा आप लोगों को। जैसे आइस विंटर गेम्स हैं, तो बर्फीले क्षेत्रों के जहां पर बर्फ पड़ती है उन गेम्स को। यूनिवर्सिटी गेम्स होते हैं, यूनिवर्सिटी को। यूथ गेम्स होते हैं, यूथ को। और अब तो दिव्यांगजन वाले आ चुके, मतलब जो हैंडीकैप्ड वाले होते हैं उनको, जिनको पैरा, खेलो इंडिया पैरा गेम्स बोलते हैं। तो उन सबको डिफरेंट कैटेगरी में क्या करना है? प्रमोट करना है। और साथ ही साथ ज्यादा से ज्यादा भारत में नए नए गेम्स, उनके प्लेयर्स को बनाना है, डेवलप करना है, उन खेलों को बढ़ावा देना है। इसका उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव समझ लेना बच्चों। तो मेंस में कोई हाथी घोड़े नहीं लग रहे भाई, कि मेंस लिखने में सर याद नहीं होगा यार, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। तो 2 बातें इसमें मेंस में लिखनी है, पॉइंट डाल के, पॉइंट 1, पॉइंट 2, काम खत्म। इसके बाद इनकी कैटेगरी कौन कौन सी होंगी? इनकी कैटेगरी कौन कौन सी होंगी? जैसे खेलो इंडिया यूथ गेम्स, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, खेलो इंडिया विंटर गेम्स, खेलो इंडिया स्कूल्स गेम्स, खेलो इंडिया फिटनेस एंड कम्युनिटी गेम्स, खेलो इंडिया विशेष श्रेणी, मतलब ये होते पैरा गेम्स। जैसे यहां पे लिख लेना पैरा गेम्स। ठीक है, एक सेकेंड, खेलो इंडिया पैरा गेम्स। ठीक है, ये लिख सकते हैं। ये सारे गेम्स क्या हैं? एक कैटेगरी, इन सारे गेम्स को मिलकर ही बना है खेलो इंडिया प्रोग्राम। भाई क्लियर हो गया सभी को?
हाँ या ना में जवाब देंगे सारे बच्चे प्लीज। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा टॉपिक सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सुभाष चंद्र बोस डिजास्टर मैनेजमेंट अवार्ड 2025, अगला टॉपिक। ये भी पीरी और एज वेल एज योर मेंस एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। इसको देख लेते हैं फटाफट से, चर्चाओं में क्यों है एक बार देख लेते हैं। इंडियन नेशनल, इसकी फुल फॉर्म लिख लीजिए पहले तो, सबसे पहले ये है क्या, इंडियन नेशनल फॉर ओशियन इंफॉर्मेशन सर्विस। इसकी शॉर्ट फॉर्म है INCOIS। हिंदी में बोलेंगे बच्चों भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र को आपदा प्रबंधन, यानी जो डिजास्टर मैनेजमेंट, आपदा प्रबंधन मतलब डिजास्टर मैनेजमेंट, ठीक है, उनको अच्छे काम के लिए इंस्टीट्यूशनल श्रेणी, इंस्टीट्यूशनल ये इंग्लिश में भी मिल जाएगी PDF, ठीक है, इंस्टीट्यूशनल मतलब संस्थागन कैटेगरी में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार, सुभाष चंद्र बोस डिजास्टर मैनेजमेंट अवार्ड 2025 उनको दिया गया है। यानी कैटेगरी का नाम याद रखेंगे इंस्टीट्यूशनल। ठीक है भाई, किसी साथी को कोई दिक्कत, कोई गर्मी, कोई सर्दी, कोई जाड़ा, बुखार, खांसी? विनोद कह रहे हैं सर RRB बैच वालों को PDF के लिए क्या करना है, आप ऑफिस के नंबर पे व्हाट्सअप कर देना, 1-2 दिन में हम उसका, रेलवे वाला जो आपकी पोस्ट निकली है उसके लिए हमने टेलीग्राम ग्रुप बनाया, तो वो PDF आपको वहाँ मिल जाएंगे। आप में से जो साथी रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो उनके अलग अलग सब्जेक्ट भी स्टार्ट होंगे, तो जो बच्चे ऐड है, करंट अफेयर का तो कॉमन बैच है, तो आप टीम को लिख देना, तो टीम आपको ऐड कर देगी। ठीक है, इसके साथ साथ यूपी जुडिशरी का फाउंडेशन बैच स्टार्ट करने जा रहा हूँ 3 फरवरी से, यूपी जुडिशरी और बिहार जुडिशरी का फाउंडेशन बैच। तो आप में से यदि किसी साथी के जो भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं, या आप रिकमेंड कर सकते हैं। बिल्कुल जीरो से होगा, उसमें इंडियन ज्योग्राफी में स्टार्ट करूंगा 3 फरवरी से, सॉरी। ठीक है, ठीक है, ये आप लोग देख सकते हैं। और मैं रिकमेंड करूंगा कि छत्तीसगढ़ का सारे बच्चे फॉर्म भरिए, भले से दूर है बट उससे प्रिपरेशन हो जाएगी आपकी। छत्तीसगढ़ के लगभग 7 से 8 सब्जेक्ट ऐसे हैं जो यूपी जुडिशरी में भी आ रहे हैं, बिहार में भी आ रहे हैं, उत्तराखंड में भी आ रहे हैं, सभी जुडिशरी में आ रहे हैं, तो उससे आपको पता लग जाएगा। और न्यू क्रिमिनल लॉ आ रहे हैं तो उसका पैटर्न भी थोड़ा पता मिल जाएगा। इसलिए आई रिक्वेस्ट टू ऑल कि प्लीज छत्तीसगढ़ का सारे बच्चे फॉर्म भरिए। ठीक है, क्योंकि सिलेबस, और अगर कुछ नहीं होगा तो तजर्बा तो होगा, लेकिन तजर्बा भी होगा तो यूपी जुडिशरी में और बिहार जुडिशरी में काम आएगा, और इससे आपका रिदम बना रहेगा, पढ़ाई में लय बनी रहेगी। ठीक है, चलिए टॉपिक पे आइए भाई। पूजा कह रही है सर कुछ पूछूं आपसे, हाँ बिल्कुल पूजा जी जल्दी पूछिए। चलिए अब इस क्वेश्चंस को पढ़ लेते हैं भाई जल्दी से। पहले देखते हैं INCOIS, ठीक है, इंटरनेशनल सेंटर फॉर ओशियन इंफॉर्मेशन सर्विस। इसको मिला है सुभाष चंद्र बोस आपदा पुरस्कार। याद रखें क्यों मिला है, अपने योगदान के लिए, कंट्रीब्यूशन के लिए, निस्वार्थ सेवा सर्विस के लिए मिला है। ठीक है, याद रखेंगे। और इसकी तिथि, इस अवार्ड की तिथि हर साल 23 जनवरी को की जाती है, बिकॉज 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती मनाई जाती है, और इसको हम कहते हैं क्या, पराक्रम दिवस के रूप में। ठीक है, ये आप लोग याद रखिए। इसके बाद इसमें क्या होता है, 51 लाख रुपए दिए जाते हैं भाई, अच्छे खासा पैसा दिए जाते हैं, एक सर्टिफिकेट दिया जाता है, लेकिन ये दिया जाता है संगठन मतलब ऑर्गेनाइजेशन के रूप में। संगठन यानी इंस्टीट्यूशनल, अगर किसी इंस्टीट्यूट को मिल रहा है, किसी संस्थान को मिल रहा है 51, और यदि किसी व्यक्ति को मिल रहा है तो 5 लाख रुपए दिए जाते हैं। व्यक्तिगत मतलब इंडिविजुअल। ठीक है, इंडिविजुअल 5 लाख रुपए, और ऑर्गेनाइजेशन को मिल रहा है तो 51 लाख। ठीक है, क्लियर, आगे बढ़े। इसके साथ है आप लोगों का, आगे देखते हैं, इस ऑर्गेनाइजेशन की बात कर लेते हैं। ये ऑर्गेनाइजेशन क्या है भाई, भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र, ये है इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशियन इंफॉर्मेशन सर्विस। इसकी स्थापना हुई थी 1999 में। 1999 में कारगिल वार भी हुआ था, ये आप लोग याद रखिए। ठीक है, और इसके हेडक्वार्टर कहाँ है, हैदराबाद, तेलंगाना में। ठीक है,
ये क्या काम करता है, समुद्र से संबंधित जो भी खतरे से वाली बात होती है, जैसे तूफान आना, चक्रवात आना, ज्वार भाटा आना, उन सबको ये पहले बता देता है, हेल्प करता है काफी। ठीक है, चेतावनी देने का काम करते हैं। क्लियर, याद रखिए। 2024 में इसको समुद्री सेवाओं के लिए भू स्थैनिक विश्व उत्कृष्टता पुरस्कार मिला, और 2021 में इसको आपदा और जोखिम न्यूनीकरण उत्कृष्टता पुरस्कार भी इसको प्राप्त हो चुके हैं। तो 2 अवार्ड जो हैं इसको 24 और 21 में मिल चुके हैं ऑलरेडी। आगे बढ़ते हैं फटाफट से। ठीक है, क्लियर। ये इसने क्या करा, भारतीय सुनामी पूर्व चेतावनी केंद्र ITEWC की स्थापना की, जो भारत और हिंद महासागर के 28 देशों को 10 मिनट के भीतर सुनामी की चेतावनी देता है। ठीक है, ये याद रखिए। मतलब ये ITEWC की इसने क्या करी, इसने स्थापना करी, जो 28 देशों को हेल्प करता है सुनामी की चेतावनी देने से पहले। ठीक है, और यूनेस्को ने, अभी जो यूनेस्को पढ़ा है, इसको शीर्ष सुनामी जो है सेवा प्रोवाइडर, सर्विस प्रोवाइडर जो है कहा जाता है सुनामी के क्षेत्र में। क्लियर, चलिए, एक तो ये टॉपिक हमारा हो गया। अब अगले टॉपिक की ओर चलते हैं। इंडोनेशिया बना ब्रिक्स का सदस्य। हालांकि मैं पढ़ा चुका हूं, बट फिर भी एक बार इसको देख लेते हैं फटाफट से। ये क्या है भाई, हाल ही में इंडोनेशिया ब्रिक्स का 10वां मेंबर बना है। 2025 का सम्मेलन कहाँ होगा, ब्राजील में होगा। ब्राजील की राजधानी री डी जेनेरियो में होगा। इसको मैं पढ़ा चुका हूं, बस इतना याद रखना है। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है, व्यापार को और अच्छे से कंफर्टेबल बनाना, बस इतना याद रखेंगे। और 2024 में ये रूस में हुआ था ब्रिक्स, आप लोग याद रखेंगे। और पहली बार कहाँ हुआ था, रूस में हुआ था 2009 में, और इसकी स्थापना भी 2009 में हुई थी, ये आप लोग याद रखेंगे। भारत 2021 में भारत में हुआ था, ये भी याद रखेंगे। और इसके साथ साथ ब्रिक्स के बारे में देख लेंगे। ब्रिक्स जो 2023 में हुए समिट, 2023 में अफ्रीका में हुई थी, और 16 2024 में कहाँ हुई थी, रूस में हुई थी, और 25 में कहाँ हुई है, होगी अब ब्राजील में। ठीक है, 2025 में। ब्रिक्स की बात करें, यहाँ पर ये 2006 गलत लिखा हुआ है बच्चों, इसको नो कर लेंगे आप। ठीक है, यहाँ पर ये थोड़ा एरर है, प्लीज इसको कर लेना भाई करेक्शन। ठीक है, 2009 में हुई थी। ठीक है, याद रखेंगे। और शुरू में ये ब्रिक नाम से था, ब्रिक, और ब्रिक की स्थापना हुई थी 2001 में, ये आप लोग याद रखेंगे। फिर क्या हुआ है, 2009 के बाद इसमें दक्षिण अफ्रीका शामिल हुआ 2010 में, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, चीन संघाई में, ये याद रखेंगे। अभी इसमें हाल ही में कौन कौन से सदस्य जुड़े, मिस्र बनाया 2023 में, इथोपिया बनाया, ईरान बनाया, यूएई बनाया। ठीक है, और इंडोनेशिया अब इसका 10वां मेंबर बन गया है, जो ये न्यूज़ मैंने आपको पढ़ा। इसको लेकर मैं इंडिविजुअल वीडियो बना चुका हूँ, एक शॉर्ट्स भी बनाया था। ठीक है, याद रखेंगे। इसके बाद है आप लोगों का नेक्स्ट टॉपिक, भारत का पहला जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर, यानी जैविक मतलब जो ऑर्गेनिक फिशरीज से रिलेटेड एक क्या है, एक क्लस्टर का निर्माण जो है वो किया गया है। इसको पढ़ लेते हैं, चर्चाओं में क्या है। ठीक है, तो ये आपके क्वेश्चंस जो है बन सकते हैं। तो ये कहां पर बना है भाई, ये केंद्रीय मंत्री हैं श्री राजीव रंजन सिंह, इन्होंने सिक्किम में भारत के पहले जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर, ठीक है, फर्स्ट ऑर्गेनिक फिशरीज क्लस्टर का शुभारंभ किया। और ये कहां पर किया है, ये सिक्किम के सोरेंग जिले में किया गया, ये आप लोग याद रखेंगे। इसको मोस्ट कर लेंगे सारे बच्चे, या राज्य का नाम याद रखेंगे सिक्किम या सोरेंग जिला। ठीक है, क्लियर। और ये कौन सी योजना के तहत है, इस योजना का फुल फॉर्म लिख लेना, यहां पर मैं नाम बोल रहा हूं आप लिख लीजिए, प्रधानमंत्री मत्स्य, हिंदी में भी मत्स्य लिखना है बच्चों, इंग्लिश में भी मत्स्य संपदा योजना। इस योजना के तहत ये किया गया। संपदा को संपदा ही लिखना है, हिंदी इंग्लिश में सेम प्रोनाउंसिएशन आएगी। ठीक है, ये लिख रही है यहां पर देखो, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत। इसमें क्या है, 50 प्रमुख परियोजनाओं को, छोटी छोटी प्रोजेक्ट, ये भी एक काइंड ऑफ प्रोजेक्ट है, उद्घाटन किया गया। अब इसमें याद रखेंगे, यह परियोजना अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम को छोड़कर
बाकी सारे नॉर्थ ईस्ट के राज्य उन सबको कवर करेगी। ठीक है, इस परियोजना का उद्देश्य क्या है, उद्देश्य समझ लीजिए फटाफट से। मछली पालन को बढ़ाना, नॉर्थ ईस्ट में रोजगार पैदा करना। ठीक है, याद रखेंगे, क्लियर। और इसके अलावा केंद्रीय मत्स्य पालन मंत्री ने सिक्किम में पहले जैविक क्लस्टर का शुभारंभ किया, ये भी इसी का पार्ट है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, इसके बाद पढ़ेंगे। तो ये जो जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर है, ये आय बढ़ाने का काम करेगा, जलीय कृषि में स्थिरता लाएगा, स्टेबिलिटी लाएगा, उसमें इसका ऑब्जेक्टिव है, आगे इसको देख लेना। और इसके तहत क्या होगा, एंटीबायोटिक, रसायन और कीटनाशक युक्त जैविक मछलियों का उत्पादन किया जाएगा। बच्चों एक मैं मोटे तौर से बता दूं, क्लस्टर का मतलब यहाँ पर ये है आर्टिफिशियल तालाब मान लीजिए, जहाँ पर मछलियों का जो है उत्पादन किया जाएगा, बस ऐसे याद करिए। और मछलियों से संबंधित जो भी पालन होते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिश के, वो किया जाएगा। ठीक है, और सिक्किम जो है बच्चों, सिक्किम की बात मैं आपको बताऊं तो ये पहले ही फर्स्ट जैविक ऑर्गेनिक फार्मिंग का फर्स्ट राज्य है, ये भी आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, अब थोड़ा सा प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के बारे में देख लेते हैं, जो अभी आई थी। तो इसकी शुरुआत 2020 में हुई और किस ग्राउंड पे हुई, ब्लू रेवोल्यूशन, नीली क्रांति, क्योंकि पानी से जुड़ी हुई है, मछली पानी में रहती है, पानी का कलर नीला होता है। इसके अलावा इसका उद्देश्य क्या है, जो आपकी मत्स्य पालन है, फिशरीज है, और जलीय कृषि जो वाटर एग्रीकल्चर है, इन दोनों क्षेत्रों में किस तरीके से प्रोडक्टिविटी बढ़े, किसान बढ़े, आय बढ़े, इनकम बढ़े, ये याद रखेंगे। इसमें क्या है, जैसे मछली का उत्पादन करना, मछलियों की क्या बोलते हैं पैदावार बढ़ना। ठीक है, इस तरह के काम इसमें जो है वो किए जाएंगे, तरह तरह की उसकी नस्लें मछलियों की बढ़े। ठीक है, इसका लक्ष्य क्या है, ये इंपॉर्टेंट है प्री के लिए। इस योजना का लक्ष्य आप लोग पढ़ लेंगे, 2025 तक देश में 22 मिलियन मीट्रिक टन मछली उत्पादन करना है। 22 मिलियन मीट्रिक टन मछली उत्पादन करना है, ये आप लोग याद रखिए। और इसके साथ साथ 55 लाख रोजगार उत्पन्न करने हैं, और लोगों की जो मछुआरे हैं उनकी आय दुगनी करनी है। ठीक, और साथ ही साथ मछली, फिश और जो समुद्री उत्पाद होते हैं, जो ओशियन प्रोडक्ट होते हैं, मछली के अलावा प्राउंस, केकड़े वेकड़े जो होते हैं सब, ये मछली से जो मिनरल्स वगैरह, जो और भी मिनरल्स होते हैं पानी के अंदर, उन्हें निकालकर एक्सपोर्ट करना है और उसे बढ़ाकर 1 लाख करोड़ रुपए तक ले जाना है उसको। ये डेटा आप लोग याद रखेंगे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये करंट अफेयर का लेक्चर आपको काफी पसंद आया होगा। बहुत सारी चीज़ों को हम लोगों ने डिस्कस किया, जिसमें मैं एक बार रिवीजन करा देता हूं। हम लोगों ने प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना देखी 2020 में, और इसी के तहत भारत का पहला ऑर्गेनिक फिशरीज क्लस्टर का उद्घाटन किया गया सिक्किम में। फिर हम लोगों ने पढ़ा है क्या, ब्रिक्स 10th मेंबर, ब्रिक्स का जो 10वां मेंबर बना वो इंडोनेशिया बना, और इंडोनेशिया के ये वाले भाई साहब अभी प्रोबो चीफ गेस्ट भी थे हमारे रिपब्लिक डे पर, 76 रिपब्लिक डे पर, ये भी याद रखेंगे। ब्रिक्स 2001 में बना था, 2009 में स्टैब्लिश हुआ, और 2001 में ब्रिक के कॉन्टैक्ट पे 2009 में इसकी पहली मीटिंग हुई, 10 में साउथ अफ्रीका जुड़ा, और अभी इसमें इंडोनेशिया बना है 10वां मेंबर। फिर इसके बाद हम लोगों ने देखा सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार, इनको जो है ये वाला अवार्ड दिया गया है इंस्टीट्यूशनल कैटेगरी में, किसको, INCOIS को, इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशियनिक इंफॉर्मेशन सर्विस को, ये आप लोग याद रखेंगे। इसका हेडक्वार्टर तेलंगाना हैदराबाद में है। फिर हमने देखा खेलो इंडिया यूथ विंटर गेम 2025, जो अभी स्पोर्ट्स मिनिस्टर डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने लद्दाख में इनका उद्घाटन किया था, 19 टीमों ने भाग लिया। अभी इसका पहला ही फेज हुआ है, और पहला फेज हुआ लद्दाख में, दूसरा जम्मू कश्मीर में होगा, और इनकी शुरुआत 2020 से हुई थी, 5th एडिशन है इसमें, ये आप लोग जो है याद रखेंगे। इसके बाद है आप लोगों ने इंदौर और उदयपुर को देखा, दोनों को जो है यूनेस्को ने वर्ल्ड वेटलैंड सिटी के रूप में जो है वो घोषित कर दिया है, ये आप लोग याद रखेंगे। और ये रामसर कन्वेंशन के तहत होते हैं। रामसर कन्वेंशन 1971 में ईरान के रामसर शहर में हुआ था, और 1975 में इसको इन्फोर्समेंट लाया गया। 2 फरवरी को हम लोग मनाते हैं क्या बच्चों, 2 फरवरी को मनाते हैं वेटलैंड डे, और 1 फरवरी 1982 को भारत ने इस पर अपने साइन किए थे। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोगों ने विद रिवीजन ये काफ़ी सारी चीज़ें कर ली हैं। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। थैंक यू।